Hi everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you people are doing good. सब लोग सेफ हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप बात करते हो तो एवोल्यूशन सबसे पहले होता क्या है ये समझते हैं। तो एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन दी हेरिटेबल चेंजेस इन दी पॉपुलेशन। मतलब ऐसी कोई चेंजेस जो कि पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं। वो चेंजेस कौन से होंगे? इनहेरिटेड चेंजेस जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। ओके, स्प्रेड ओवर मेनी जनरेशन लीडिंग टू अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और एवोल्यूशन जब होता है तो क्या होता है? एवोल्यूशन का सिंपल मतलब हो गया चेंजेस आना। तो जब चेंजेस आएंगे तो क्या होगा? डाइवर्सिटी जो होगी अर्थ पे वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, Origin of life is considered a unique event in the history of universe। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं कि ये चीज स्टार्ट कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब आप बात करते हो तो ये एक यूनिक इवेंट था हिस्ट्री में। ओके, इसके अकॉर्डिंग इट इज अ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स अगो। कितना पुराना है? 20 बिलियन ईयर्स अगो। इट कंटेन्स ह्यूज गैलेक्सीज। उस टाइम पे क्या था? ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे ह्यूज गैलेक्सीज प्रेजेंट थी। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर आप बात करते हो तो कौन सी थ्योरी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करते हो? बिग बैंग थ्योरी। तो देखो, अब बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? इट स्टेट्स दैट ह्यूज एक्सप्लोजन अकर। बहुत तेज एक एक्सप्लोजन हुआ। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, यूनिवर्स एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर डाउन आया एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड लेटर। और कौन कौन सी गैसेस बनी? हाइड्रोजन और हीलियम। द गैलेक्सीज वर देन फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस अंडर ग्रेविटेशन। और गैलेक्सीज कब बनी? जब आपका बहुत सालों तक बारिश हुई, टेम्परेचर ठंडा होता गया, तो जो कंडेंसेशन था गैसेस का वो हुआ किसकी मदद से? ग्रेविटेशन की वजह से। ओके, द अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from the molten masses covered the surface। और कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन से कंपाउंड्स निकले? वाटर वेपर, मीथेन, CO2 एज वेल एज अमोनिया। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। यूवी रेज फ्रॉम सन ब्रोक अप द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन। फिर यूवी रेज जो थी उनसे क्या हुआ? पानी के ऊपर वो पड़ी और उन्होंने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। किस किस के अंदर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, एंड लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड। और क्या हुआ? हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन का वेट काफी कम था तो वो एस्केप कर गया। ओके, फिर हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ने क्या किया? सॉरी, ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइंड हुआ ताकि पानी बन सके और कार्बन डाइऑक्साइड बन सके। ठीक है, इसी तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एज इट कूल्स द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियंस। और फिर क्या हुआ? वाटर वेपर्स जो थे, वाटर वेपर्स की मदद से क्या हुआ? आपके क्लाउड्स बने, क्लाउड्स की मदद से बारिश हुई और बारिश की वजह से जो आपको आज के टाइम में ओशियंस देखने को मिलते हैं उनका प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, थ्योरीज की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जब साइंटिफिक बेसिस नहीं था, इतना ज्यादा लोग साइंस को नहीं जानते थे, तो लोगों ने अपनी अपनी कुछ मन ग्रंथ बोल सकते हो आप थ्योरीज दी। तो देखो, सबसे पहली क्या थी? थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या थी? थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या बोलते थे इस थ्योरी के अंदर? कि गॉड ने सब कुछ बनाया है। ठीक है, गॉड क्रिएटेड लाइफ बाय हिज डिवाइन। गॉड ने अपनी मर्जी से लाइफ को क्रिएट कर दिया। ठीक है, सेकेंड थी थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, क्या कहती है ये? कि दैट द स्पोर्स और पेंस्पर्मिया केम फ्रॉम द आउटर स्पेस। मतलब कुछ स्पोर्स आए, उनकी बारिश हुई और लिविंग फॉर्म बन गया। मतलब स्पोर्स आए कहां से? आउटर स्पेस से, कहीं और से ही स्पोर्स आए जिन्हें आप पेंस्पर्मिया बोलते हो और उन्होंने लिविंग फॉर्म्स का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है,
फिर आपके पास आती है थर्ड, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलती है? दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। मतलब जो लाइफ है वो किसी भी मैटर, किसी भी चीज के सड़ने से आप बोल सकते हो वहां से बन रही है। फिर लुइस पास्टर नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, ऐसे ही नहीं किसी भी चीज के सड़ने से या डिके करने से आ जाती है। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही कैप्ट किल्ड ईस्ट सेल्स इन प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क। उन्होंने क्या किया कि किल्ड ईस्ट ली, उसके सेल्स लिए, उसे प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क के अंदर डाल दिया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दूसरा फ्लास्क था उसे ओपन एयर में छोड़ दिया। ठीक है, द लाइफ डिड नॉट इवॉल्व इन दी फॉर्मर। उन्होंने क्या देखा कि जो पहला फ्लास्क था उसके अंदर लाइफ नहीं बनी, लेकिन न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन दी सेकेंड फ्लास्क। लेकिन दूसरी जो ओपन एयर में आपने लिविंग फ्लास्क में जो आपने चीज छोड़ी थी, किल्ड ईस्ट छोड़ी थी, वहां पे लाइफ ओरिजिनेट कर गई। ओके, फिर आपके पास आया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेरेन एंड हेल्डेन की थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या बोला, जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, द कंडीशन ऑन अर्थ दैट फेवर्ड केमिकल इवोल्यूशन वॉज, जो कंडीशंस थी जिन्होंने लाइफ को फेवर किया, केमिकल इवोल्यूशन को फेवर किया, वो कौन सी थी? हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। उस टाइम पे कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग टाइप का। और वहां पे कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। फिर आपके पास आते हैं मिलर। मिलर ने क्या किया? मिलर ने एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट किया जो कि अर्ली एटमॉस्फेयर में था, या फिर आप बोल सकते हो जो कि जैसा इवोल्यूशन के टाइम पे था, बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे था, वैसा ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करने की कोशिश की। तो देखो, मिलर एक्सपेरिमेंटेड प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? एसएल मिलर एंड एचसी यूरे इन द ईयर 1953। ठीक है, ईयर याद रखना है। उन्होंने क्या किया? ही टुक अ क्लोज फ्लास्क। उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क लिया, उसके अंदर मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया एंड वाटर वेपर लिया। कितने टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखना है। एंड क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। These conditions were similar to those in primitive atmosphere। जैसा प्रिमिटिव पुराने टाइम में जो चीजें थी, सेम टू सेम वैसी ही चीजें इन्होंने लैब के अंदर परफॉर्म की। अब इन्होंने क्या देखा? आफ्टर अ वीक फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड वाज ऑब्जर्व्ड। कुछ वीक के बाद यहाँ पे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट्स वर सीन इन द फ्लास्क बाय अदर साइंटिस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? मेट्रोलाइट ऑल्सो रिवील प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कंपाउंड। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। फिर इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि केमिकल इवोल्यूशन जो था वो मोर और लेस एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये इनका कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डायग्राम आपको दे रखा है। देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो चीजें प्रेजेंट थी उन्होंने किया। यहाँ पे उन्होंने स्पार्क दे दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। ओके, यहाँ पे उन्होंने कंडेंसर लगा दिया, यहाँ पे पानी को बॉईल किया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें देखने को मिले। अब ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेटेड 3 मिलियन ईयर्स अगो। याद रखना, नॉन सेल्यूलर लाइफ कब बनी? 3 मिलियन ईयर्स अगो। दीज मॉलिक्यूल्स वर आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सेल्यूलर लाइफ कब बनी थी? 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, देयर वर सिंगल सेल्ड फॉर्म्ड इन द एक्वाटिक एनवायरमेंट। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। किससे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ने वाले हैं? जितनी भी इवोल्यूशन के अंदर आपके पास थ्योरीज गिवन है वो सभी की सभी हम देखने वाले हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, दैट इज योर एडेप्टिव रेडिएशन। आपके इवोल्यूशन के अंदर ना इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है इन विच एन एंसेस्ट्रल स्टॉक गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज। मतलब जो एंसेस्टर्स है हमारे,
जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने नई स्पीशीज को क्या बोलते हैं आप, प्रोड्यूस किया, ओके, एंड एडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट एंड न्यू वेज ऑफ लाइफ। और उन्होंने जो न्यू स्पीशीज थी उन्होंने अपने आप को न्यू हैबिटेट के अंदर एडेप्ट किया और इस तरीके से नई लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल क्या है इनके? एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। क्या एग्जाम्पल है? डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस के बारे में आप अभी थोड़ी देर में आगे चल के अच्छे से देखोगे। These were small black birds which Darwin observed in the Galapagos Island। ठीक है, ब्लैक बर्ड्स थी जिन्हें डार्विन ने कहा ऑब्जर्व किया था? गैलापागोस आइलैंड में। He observed many variety of finches in the same island। डार्विन ने बहुत सारी वैरायटी की फिंचेस को, ये जो ब्लैक बर्ड्स थी, इन्हें सेम आइलैंड में देखा। ठीक है, ऑल वेराइटी ऑफ फिंचेस हैड इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। और ये जितनी भी बर्ड्स थी ना, इन्होंने अपने आप को क्या किया था? चेंज कर लिया था, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया था। तो लेकिन ये जो इवॉल्व हुई थी ना, वो इवॉल्व कहां से हुई थी? सीड ईटिंग फिंचेस से। देयर वर ऑल्टरनेशन इन बीक्स एनेबलिंग सम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड सम टू वेजिटेरियंस। उन्होंने अपने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, आप बोल सकते हो, जिसको जैसा खाना मिला एक पर्टिकुलर आइलैंड पे, अलग अलग एरियाज में उन्होंने अपने आप को वैसे एडेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसी चीज को आपने क्या बोला? एडेप्टिव रेडिएशन। फिर आपके पास सेकंड आ जाते हैं मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नंबर ऑफ मार्सुपियल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, मार्सुपियल्स जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे भी सेम चीजें हुई, उन्होंने भी अपने अपने अंदर चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए। तो एडेप्टिव रेडिएशन के आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? डार्विन फिंचेस और मार्सुपियल्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आया पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है? देखो, रेफर्स टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन टू एनिमल ग्रुप। मतलब इंडिपेंडेंटली दो कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं दो एनिमल के ग्रुप में, ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन अ सिमिलर हैबिटेट और ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल क्या थे? मार्सुपियल मेंबर्स इन ऑस्ट्रेलिया शोज पैरेलल इवोल्यूशन एज दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्लेसेंटल मैमल्स। ओके, प्लेसेंटल मैमल्स से ये जो मार्सुपियल मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के, ये कैसे हुए? इवॉल्व हुए। ऑल दीज क्लोजली रिजेम्बलेंस एंड टुक सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स। ये देखो, पैरेलल इवोल्यूशन में आपको एक टेबल दे रखी है, ये आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जैसे कि मार्सुपियल मोल, नम्बेट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलिंजर, टेस्मेनियन टाइगर कैट एंड टेस्मेनियन वुल्फ। यहाँ पे आपके पास क्या है? प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल में मार्सुपियल मोल, नम्बेट एंटीटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, लीमर। ठीक है, फ्लाइंग फेरेंजियल, फ्लाइंग स्क्विरल, टेस्मेनियन टाइगर कैट, बॉब कैट, प्लेसेंटल मैमल है, एंड टेस्मेनियन वुल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल इवोल्यूशन के शो कर रहे हैं। ओके गाइस, तो अब हम इवोल्यूशन के अंदर थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी थ्योरी आपके पास हैं जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी है लमार्किस। तो देखो, लमार्किज्म जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन दी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, किसने दी थी? एक ग्रेट फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने दी थी, जो जिनको आप लमार्क के नाम से जानते हो। कब दी थी? 1809 में। कौन सी बुक के अंदर दी थी? बुक का नाम याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक का नाम है फिलोसफिक ज़ूलॉजी। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन contemporary species of his time to the fossil records। ठीक है, लमार्किज्म ने क्या कहा? उन्होंने कंपैरिजन करके बताया। ओके, फॉसिल रिकॉर्ड से कंपेयर किया और फिर अपनी थ्योरी दी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो, इनकी थ्योरी किस चीज पे बेस्ड थी? ये देखो, His theory is based on the inheritance of acquired character। कि acquired character जो होते हैं, जो एनिमल अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर करता है, वो कैसे इनहेरिट होते हैं या नहीं होते हैं। Which are defined as the changes variation developed in a body of an organism from the normal character। ठीक है, in response to the changes in environment or in the functioning, use and disuse of organs in their own lifetime to fulfill their new needs। ठीक है, तो इनकी थ्योरी क्या बोलती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनवायरमेंट में जब कुछ चेंजेस आते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स को अडेप्ट करते हैं, नए कैरेक्टर्स को चेंजेस के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, या फिर
ये जो थ्योरी है आप बोल सकते हो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब लेमार्किज्म के जो 4 समरी पॉइंट्स थे वो क्या थे वो देख लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट पार्ट्स टेंड्स टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन इज रिजल्टेंट फ्रॉम अ न्यू नीड, मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई नया ऑर्गन जनरेट कर रहा है तो वो कैसे करेगा, क्योंकि आपको उस चीज की नीड है। ठीक है, फिर आपके पास आया कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ ऑर्गन मेक इट मोर डेवलप। जैसे जैसे लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एनिमल्स ने अपने किसी भी ऑर्गन को ज्यादा यूज में लिया था वो ज्यादा डेवलप हो गया, जबकि अगर किसी एनिमल ने अपने किसी भी ऑर्गन को यूज में नहीं लिया मतलब डिसयूज कर दिया तो वो डीजेनरेट कर गया टाइम के साथ साथ। एक्वायर्ड कैरेक्टर और मॉडिफिकेशन डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर ओन लाइफ टाइम आर इनहेरिटेबल एंड एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग अ न्यू स्पीशीज। उन्होंने क्या बोला, अपना फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स डेवलप कर रहे हैं अपनी कंप्लीट लाइफ टाइम के अंदर वो इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। ओके, अब देखो कौन कौन से एविडेंसेस थे जिनकी मदद से लेमार्किज्म जो था वो फेवर हुआ, लेमार्क की जो थ्योरी थी वो फेवर हुआ। देखो, फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड अदर एनिमल शोज दैट ऑल दीज इंक्रीज इन दियर इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब आप चेक करते हो मीन्स आपने क्या चेक किया, आपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक किया। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब आपने चेक किया तो आपको पता चला कि ये जितने भी एनिमल्स हैं इन्होंने अपने साइज को इंक्रीज किया है। ठीक है, मतलब एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ ये लोग मूव करे हैं। फिर सेकेंड जो आपका फेमस एग्जाम्पल है दैट इज जिराफ। देखो क्या होता है कि पुराने टाइम में इवोल्यूशन के टाइम पे जो जिराफ थे उनकी नेक जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी, मतलब जिराफ का जो साइज था वो नॉर्मल साइज था। लेकिन जैसे ही अर्थ के ऊपर खाना खत्म होने लगा, प्लांट्स की हाइट बढ़ गई, तो जिराफ ने अपनी जो नेक थी उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। और जब उसने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो उसकी नेक जो थी ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि आज उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और कल उनकी गर्दन बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ। ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने कौन सा कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, उनकी लॉन्ग नेक का। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये फेवर कर रही थी लेमार्किज्म को कि उन्होंने अपने किसी ऑर्गन को यूज किया और यूज करते गए तो उन्होंने उस चीज को एक्वायर कर लिया और एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये देखो डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे लॉन्ग नेक्ड and long four-necked giraffe from deer-like ancestor by the gradual elongation of neck and forelimbs in response to deficiency of food on the barren ground in desert of Africa। ठीक है, यही चीज बताई गई है। These body parts were elongated, उन्होंने अपनी गर्दन को elongate किया, expand किया ताकि वो पेड़ की जो पत्तियां हैं जिनका हाइट ज्यादा था उनको खा सके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूज एंड इलोंगेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म, क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए या फिर आप बोल सकते हो अ हार्ड ब्लो ऑफ लेमार्किज्म केम फ्रॉम अ जर्मन बॉटनिस्ट ऑगस्ट विजमैन। विजमैन ने क्या बोला, उन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। उन्होंने क्या चीज दी, मतलब आप ये पूछ सकते हो, आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म किसने दिया, मतलब लेमार्किज्म को गलत किसने प्रूफ किया, तो उसके लिए साइंटिस्ट आए थे वाइजमैन। ठीक है, उन्होंने क्या थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। उन्होंने बोला कि जो जर्मप्लाज्म होता है वो कंटिन्यू करता है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एनवायरमेंटल फैक्टर डू अफेक्ट ओनली सोमैटिक सेल नॉट ओन दी जर्म सेल्स। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो अगर चेंजेस हो रहे हैं उनमें, तो जो सोमैटिक सेल होता है उनको वो कोई इफेक्ट नहीं, उनको वो अफेक्ट करते हैं लेकिन जर्म सेल को वो कोई इफेक्ट नहीं करते। अब फिर आपके पास आ जाती है नियोलेमार्किज्म। अब देखो नियोलेमार्किज्म क्या बोलता है, जर्म सेल में बी फॉर्म्ड। नियोलेमार्किज्म क्या है, वाइजमैन ने ही नियोलेमार्किज्म दे दिया आपका यहाँ पे, मतलब लेमार्किज्म में कुछ चीजें ऐड हुई। Germ cells may be formed from somatic cells, indicating similar nature of chromosome and gene makeup into two cell lines. Regeneration in earthworm, example, vegetative propagation in plants like bryophyllum. ठीक है,
अब देखो सिंपल सी एक चीज आपको दे रखी है यहाँ पे, आप इसको कंपेयर करके समझ सकते हो कि लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखो नेचर ऑफ थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेमार्किज्म, और यहाँ पे क्या हुआ था कि नियो लेमार्किज्म में लेमार्किज्म की ही थ्योरी को थोड़ा मॉडर्न नॉलेज के साथ चेंज कर दिया गया था, मॉडिफाई कर दिया गया था। ओके, फिर फैक्टर्स इंड्यूसिंग वेरिएशंस देखें। लेमार्किज्म में सर्टेन इंटरनल फोर्सेस थे, जो जिराफ की गर्दन लंबी हो रही थी। वो ऐसा नहीं था कि एनवायरनमेंट ने अपने आप को चेंज किया तो जिराफ ने भी चेंज कर लिया, कुछ इंटरनल फोर्सेस भी थे। ठीक है, फिर नियो लेमार्किज्म के अंदर चेंजेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर बट नॉट ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जबकि यहाँ पे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो रहा था। थर्ड था सेल इन्वॉल्व। लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग ओनली सोमैटिक सेल्स आर अफेक्टेड, सो एक्वायर्ड कैरेक्टर आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल ओन लाइफ स्पैन, जबकि सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, फिर नेचर ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल। जितने भी कैरेक्टर्स आप एक्वायर करोगे वो इनहेरिटेबल होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास करेंगे। ये किसने बोला? लेमार्किज्म ने। ओनली जर्मिनल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड where germ cells are formed from the somatic cell। ये किसने बोला? नियो लेमार्किज्म ने। फिर सेकेंड थ्योरी आपके पास आ जाती है डार्विनिज्म। ठीक है, जो कि थ्योरी का नाम क्या था? उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, was most dominant figure among the biologists of 19th century। ठीक है, उन्होंने किस चीज पे स्टडी की थी? उन्होंने नेचर पे स्टडी करी। कितने साल तक? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक, स्पेशली इन द ईयर 1831 टू 1836। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वो एक फेमस शिप पे HMS बीगल पे गैलापागोस आइलैंड चले गए। ठीक है, वहां पे उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। अब देखो उन्होंने क्या बोला? ही स्टेटेड दैट एवरी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन। हर पॉपुलेशन में वेरिएशन आती है उनके कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, ही गॉट द आइडिया ऑफ स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस विद ऑल द पॉपुलेशन ड्यू टू कंटिन्यूड रिप्रोडक्टिव प्रेशर एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। इन्होंने क्या बोला? जब वो गैलापागोस आइलैंड गए तो उन्होंने क्या बोला कि हर स्पीशीज जो होती है ना, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करती है, मतलब वो जीने के लिए स्ट्रगल करती है। ठीक है, अब वो स्ट्रगल जो होता है वो कैसे भी हो सकता है, मतलब मान लो दो स्पीशीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अब फूड रिसोर्सेस कम है तो दोनों स्पीशीज क्या करेंगी? आपस में लड़ेंगी खाने के लिए, और जो बेटर होगी, जो सरवाइव कर पाएगी, वो क्या होगा? वो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी और वो अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर पाएगी। ठीक है, देखो पोस्टुलेट ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जियोमेट्रिक इंक्रीज, लिमिटेड फूड एंड स्पेस। आपको बता दिया कि जब फूड और स्पेस कम होगा तो दो स्पीशीज जो होंगी वो आपस में लड़ेगी, और उनमें से जो बेटर होगा वो सरवाइव कर जाएगा, नेचर उसे सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन एंड स्पेसिएशन। ये कुछ पोस्टुलेट्स थी डार्विन की। फिर एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म को भी बोला कि डार्विनिज्म थ्योरी जो है वो भी गलत है। अब वो क्या क्या थी? डार्विन क्यों गलत हुए? क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए द इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन दोज ऑर्गन विच कैन बी यूज ओनली व्हेन फुल्ली फॉर्म्ड। ठीक है, अब डार्विन ने ये तो बता दिया, लेकिन अब वो ये एक्सप्लेन करना भूल गए, या बोल सकते हो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं वो यूज में नहीं आ सकते। और एग्जाम्पल क्या है? विंग ऑफ बर्ड। Such organs will be of no use in incipient और underdeveloped stage। मतलब underdeveloped stage में कोई भी organ को आप use में नहीं ला सकते। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि inheritance of vestigial organs। vestigial organs क्या होते हैं? जो कि आपके ancestors के अंदर present थे, मतलब आपके अंदर भी वो inherit तो हो सकते हैं लेकिन आपकी body के अंदर उनका कोई भी use नहीं है। ठीक है, inheritance of over specialized organs like antlers in deer and tusk in elephants, presence of neuter plants and sterility of hybrids। तो ये कुछ एविडेंसेस थे अगेंस्ट डार्विनिज्म। फिर आपके पास आ जाती है थर्ड नंबर पे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डी वेरिज ने।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले काम किस पे किया था, उन्होंने काम किया था इवनिंग प्रिमरोज पे। ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज पे उन्होंने काम किया था। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो, ह्यूगो डी वेरीज कल्चर्ड ओ लैमार्कियाना इन बोटानिकल गार्डन्स एट एम्स्टर्डम। द प्लांट्स वर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज लिया, या फिर आप बोल सकते हो ओ लैमार्कियाना प्लांट लिया, उसके उन्होंने क्या किया, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया एंड नेक्स्ट जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड, और नेक्स्ट वाज F1 जनरेशन उन्हें ऑब्टेन हो गई यहाँ पे। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वर अगेन सब्जेक्टेड टू सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन आई उनके अंदर फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जिससे उन्हें F2 जनरेशन मिल सके। कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। प्रोसेस वाज रिपीटेड फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशन, और यही प्रोसेस उन्होंने बार बार रिपीट की। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर फाउंड टू बी लाइक द पेरेंटल टाइप। जो पहली जनरेशन के प्लांट्स थे वो पेरेंटल टाइप निकले एंड शोड ओनली माइनर वेरिएशन, और बहुत कम वेरिएशन देखने को मिला। बट 837 आउट ऑफ 54,343 मेंबर्स वर फाउंड टू बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये नंबर याद रखना है, 837 जो थे वो डिफरेंट निकले। किसमें, कैरेक्टर्स लाइक फ्लावर का साइज, शेप हो गया, अरेंजमेंट हो गया बर्ड्स का, या फिर साइज, सीड का साइज हो गया। ठीक है, दीज मार्कली डिफरेंट प्लांट्स वर कॉल्ड प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीशीज। और ये जो डिफरेंट प्लांट्स आए थे इनको क्या नाम दिया गया, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीशीज। अ फ्यू प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन वर फाउंड टू बी स्टिल मोर डिफरेंट, और जो सेकेंड जनरेशन के प्लांट्स थे वो इससे भी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिले। अब उन्होंने इस चीज से कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने क्या बताया कि द इवोल्यूशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। उन्होंने क्या बोला, इवोल्यूशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और केवल म्यूटेशन की वजह से ही आ पाता है। ठीक है, अब म्यूटेशन का मतलब टू चेंज, और म्यूटेशन जो होता है वो सडन होता है, इनहेरिटेबल होता है, लार्ज डिफरेंसेस फ्रॉम नॉर्मल एंड आर नाउ नॉट टू कनेक्टेड बाय नॉर्मल बाय इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ठीक है, इंडिविजुअल विद म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेंट्स। जिनके अंदर भी म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें क्या नाम दिया, म्यूटेंट्स। म्यूटेशन आर रिकरिंग सो दैट सेम म्यूटेंट अपीयर अगेन एंड अगेन, और ठीक है, अगेन और अगेन म्यूटेशन आ रहा था। दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन बाय नेचर, और नेचर ने चांसेस बढ़ा दिए सिलेक्शन के। ठीक है, म्यूटेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन, म्यूटेशन हर डायरेक्शन में हो सकता है। सो मे कॉज गेन और लॉस ऑफ एनी कैरेक्टर। इसका मतलब हर डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब किसी ना किसी कैरेक्टर को, किसी भी ऑर्गन को वो गेन भी कर सकता है या फिर लॉस भी कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, इवोल्यूशन इज अ डिसकंटिन्यूअस एंड जर्की प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला म्यूटेशन थ्योरी ने, डिसकंटिन्यूअस है इवोल्यूशन और एक जर्की प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कि एक स्पीशीज को जंप कर सकता है, दूसरी स्पीशीज के अंदर देखने को मिल सकता है। सो दैट न्यू स्पीशीज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इन अ सिंगल जनरेशन एंड नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस एज प्रपोज्ड बाय लेमार्क और डार्विन। तो लेमार्क और डार्विन के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुअल प्रोसेस था वो नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, आया समझ। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है नियो डार्विनिज्म। ओके, नियो डार्विनिज्म जो है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट और द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसके डिफरेंट नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन शोड दैट नो सिंगल थ्योरी इज फुल्ली सेटिस्फैक्टरी। तो ये जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी, ये जो सारी थ्योरीज हैं, ये किसके अंदर कवर्ड हो जाती है, नियो डार्विनिज्म के अंदर। नियो डार्विनिज्म बताता है जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं वो सभी के सभी अकेली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। Neo Darwinism is a modified version of theory of natural selection. ठीक है, and is sort of reconciliation between Darwin and Dewey's theory. Okay, this is an altered explanation of Darwin's theory with regards to modern synthesis or natural selection and Mendelian genetics. तो ये आपने देख ही लिया। The main force driving speciation is the gathering of genotypic variation in a gene pool, according to Neo Darwinism. फिर sometimes this theory is also referred to as modern synthetic theory और natural selection, ये चीज आपने देख ली। Reproduction isolation has a major part in speciation, allowing differential amplification of the fittest gene in a gene pool.
ठीक है, इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन जो होता है मोस्ट सुटेबल जीन्स को सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी मदद से न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेशन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इवोल्यूशन की थ्योरीज आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।